Hello, here is Divyansu Misra and you're welcome in my YouTube channel बालाजी कोचिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ जिनमें मैं दूरी, विस्थापन हो गया, वेग है, घनत्व है और त्वरण है, ठीक है। यहाँ पे आपका चाल है और वृत्तिगत, इनके बारे में आज डिस्कशन करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने बल हो गया, कार्य, ऊर्जा आदि के बारे में वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड की जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कि क्या है। ध्यान से देखिएगा, समझने के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ दूरी से। तो यहाँ पर अगर बात करें दूरी राशि कैसी है, तो राशियों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि राशियां दो प्रकार की होती हैं। अगर एक हिसाब से देखें तो पहला होता है आपका अदिश राशियां, दूसरा होता है सदिश राशियां। अदिश राशियों मैंने बता रखा है कि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण हो और दिशा ना हो, लेकिन सदिश राशियां क्या होती हैं कि जिनमें परिमाण और दिशा दोनों ही उपस्थित हो, दोनों ही क्या हो उसमें विद्यमान हो, ठीक है। तो बात करते हैं अगर दूरी की, तो दूरी राशि कैसी है, तो पूछा जाता है तो दूरी आपकी अदिश राशि, दूरी कैसी राशि है आपकी अदिश राशि है। अभी मैं पहले एक बार बता दूं, फिर उसके बाद में दोनों में डिफरेंस क्लियर कर देंगे कि दूरी अदिश राशि ही क्यों है और विस्थापन सदिश राशि ही क्यों है, ठीक है। दोनों के बारे में अभी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं इसी वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। दूरी के बारे में मैंने राशि बता दी, तो राशि कैसी हो गई अदिश। अदिश राशि का मतलब क्या हो गया कि ऐसी राशि जिसमें परिमाण हो लेकिन उसमें कोई दिशा ना हो, ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, अदिश राशियां बोलते हैं। तो दूरी कैसी हो गई आपकी अदिश राशि हो गई। फिर यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे पॉजिटिव लगाया गया, तो दूरी पॉजिटिव का मतलब होता है कि यह केवल और केवल धनात्मक हो सकती है। दूरी जो होती है, दूरी कैसी हो सकती है, तो केवल आपकी धनात्मक हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये प्लस लिखा गया है। बात अगर हम करते हैं कि दूरी होती क्या है, तो दूरी का मतलब आप ध्यान से सुनिएगा कि जैसे मान लीजिए स्टार्ट करते हैं कहीं भी एक पॉइंट से, मान लीजिए आपका पॉइंट है और आपको इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है। और मैं कह दूं कि जहां जहां मैंने पॉइंट रखे इन पॉइंटों से होकर ही गुजरना है आपको, ठीक है। तो अगर आप बात करें तो यहां से मान लीजिए पहले यहाँ गए, फिर यहाँ आ गए, इस पॉइंट से इधर चले गए, फिर इधर चले गए, फिर यहाँ चले गए, फिर मान लीजिए पॉइंट यहाँ भी है, यहाँ आने के बाद आप स्थान पर पहुंच गए। तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, आप पहुंच किस पॉइंट पे गए, तो यहाँ पे पहुंच गए। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप ऊपर भी गए, नीचे भी गए, आगे भी गए, फिर ऊपर गए, फिर ऐसे, यानी आप यहाँ पर किसी भी एक सीधी रेखा या सीधी दिशा में कार्य नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई एक सीधी दिशा में जा नहीं रहे हैं। यानी इधर उधर आप देखिए, ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं, दाएं भी जा रहे हैं, बाएं भी जा रहे हैं, यानी सब तरफ आप क्या हो रहा है, चल रहे हैं। अब इसमें दिशा क्या आप बताइए क्लियर हो सकती है, आप दिशा क्या बता सकते हैं कि आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, पूरब दिशा में जा रहे हैं, तो दिशा तो आपको क्लियर नहीं हो पा रही है। यहाँ पर कोई भी दिशा नहीं बता सकते। जब दिशा नहीं बता सकते तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस तो कवर ही की होगी, कुछ न कुछ लंबाई तो होगी ना यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें। तो यानी इसमें क्या हो रहा है, केवल और केवल परिमाण आ रहा है, यहाँ पर दिशा नहीं आ रही है। तो ध्यान से देखिएगा, अब मान लीजिए लंबाई की बात करते हैं, ये मान लीजिए 3 किलोमीटर है, ये आपका 4 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, और यहाँ पर 1 किलोमीटर है, और ये भी आपका 1 किलोमीटर। मान लीजिए मैंने माना है ये 3 है, ये 4 है, 5 है, फिर 4 है, फिर ऊपर 2 है, फिर ये 1 और ये 1 है। तो यानी अगर बात करें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी हो सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कहें, या फिर कह सकते हैं इस मार्ग की लंबाई, यानी जो मार्ग है, जो पथ दिया गया है उस पथ की क्या लंबाई देखते हैं। तो यहाँ से इस बिंदु तक जो टोटल लंबाई चली है, वही टोटल लंबाई ही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ध्यान से समझिएगा कि किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचते समय या पहुंचने पर जो भी बीच की मार्ग की जितनी भी लंबाई होती है उस कुल लंबाई को ही क्या बोलते हैं हम लोग, दूरी बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसमें अगर पूछा जाए तो 3 और 4 7 और 5 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 1 19, 19 और 1 20, यानी यहाँ पर अगर दूरी की बात करें तो यहाँ पर दूरी कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर आ जाएगी। आई होप आपको दूरी के बारे में थोड़ा वो समझ आ रहा होगा। आगे देखिएगा ध्यान से कि अगर मैं मात्रक की बात करूं तो यहाँ पर जो मात्रक मेन माना जाता है, तो यहाँ पर इसका दूरी का मात्रक होता है आपका मीटर होता है। दूरी का मात्रक आपका क्या होता है, मीटर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मैंने दूरी के बारे में सारी चीजें बता दी, एक बार ध्यान से देखिएगा फिर से कि दूरी राशि कैसी है, तो आपकी अदिश राशि है। फिर दूरी धनात्मक होती है केवल, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूरी कहते हैं किसे हैं, मार्ग की कुल लंबाई को ही क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। अब दूरी के बाद नेक्स्ट टाइप आता है आपका, उसको बोलते हैं विस्थापन। अगले को क्या बोलते हैं हम, विस्थापन। इसको इंग्लिश में अगर चाहें आप दूरी को, तो दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
डिस्टेंस बोलते हैं। और अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को इंग्लिश क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि थोड़ा सा अंतर होता है आपका दूरी और विस्थापन के अंतर्गत। अगर हम दूरी की बात करते हैं तो दूरी में और विस्थापन में थोड़ा सा हम ग्राफ के माध्यम से समझ रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था। तो अगर विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन में भी मान लीजिए ये पॉइंट दिया गया है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया। अगर इन दोनों पॉइंटों से मुझे चलना है तो ध्यान से देखिए, हम कहते हैं कि इन्हीं दोनों पॉइंट सभी से देखना है। तो अगर हम इधर भी जाएं, यहाँ भी नीचे ऊपर करते करते गए यहाँ पहुंचेंगे और मान लो कुल लंबाई ले लेंगे तो कुल लंबाई क्या कहलाती है? आपकी दूरी कहलाती है। बट अगर हम क्या करें कि इस बिंदु से इस बिंदु तक डायरेक्ट यानी लंबवत अगर हम देख लें तो यही जो लंबाई कहलाएगी, इस लंबाई को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। अच्छा, आप ध्यान से सोच के बताइएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 किलोमीटर हो, ये 4 किलोमीटर है, ये इतना, और ये भी कितना है? 4 किलोमीटर है, और ये कितना है? 3 किलोमीटर है। तो यहाँ पे 3 और 4 7, ये भी मान लीजिए 5 किलोमीटर बीच की दूरी। तो 3 और 4 7 और 5 12, 12 4 16, 16 3 कितना चले आप? 19 किलोमीटर टोटल चले। तो ये जो 19 किलोमीटर चले हैं, तो ये 19 किलोमीटर इधर 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 और इधर, ये आपका क्या कहलाएगा? दूरी कहलाता है। लेकिन विस्थापन क्या है कि आप यहाँ से चलें और डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाए? इस वाले बिंदु तक पहुंच जाए। तो जो बीच की जो तुम्हारी न्यूनतम दूरी है, यानी बीच की जो न्यूनतम दूरी है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विस्थापन बोलते हैं। यानी हम ब्राउनी गति ना करके एक सीधी रेखा में गति करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? हम विस्थापन बोलते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक की जो न्यूनतम दूरी होगी उसे ही क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने लिख भी दिया है कि जो विस्थापन होता है वो न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती है? उसका विस्थापन कहलाती है। किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक, अब यहाँ पे प्लस लिखा है, माइनस लिखा है, जीरो लिखा। अब इनका मतलब ध्यान से समझ लीजिएगा कि विस्थापन की अगर मैं बात करूं तो विस्थापन आपका धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, और विस्थापन आपका शून्य भी हो सकता है। ध्यान से देखेगा, ये मैंने बोला कि धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और क्या? शून्य भी हो सकता है। अब ध्यान से धनात्मक तो होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए हम चले यहाँ से यहाँ तक कोई पहुंचे, कुछ न कुछ डिस्टेंस मान लीजिए कवर कर ले, मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी बीच की हो जाएगी। अगर न्यूनतम दूरी बीच की 10 किलोमीटर है तो इसका मतलब क्या है कि वो धनात्मक में ही होगा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि वो किसमें होगा? धनात्मक में होगा। अब बात अगर ऋणात्मक की कर लेते हैं, चलिए समझते हैं कि विस्थापन जो है वो आपका माइनस कैसे हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, मैं एक आपको ग्राफ बना के दे रहा हूँ कि मान लेते हैं ये ऐसे, मान लीजिए कोई ग्राफ बना है। इस ग्राफ में ये जो पॉइंट दिया गया ये आपका O है जो कि मध्य बिंदु है। ये x अक्ष है तो ये आपका क्या होता है? x डैश अक्ष होता है। ऊपर क्या होता है? आपका y अक्ष होता है, और नीचे क्या होता है? y डैश अक्ष होता है। इन अक्षों के हिसाब से जब मैं बात करूंगा तो जो पॉइंट होते हैं, आपका विस्थापन जो होता है वह ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा सकता है। ध्यान से देखिएगा। और ऊपर y का मतलब क्या है कि आपके ऊपर सभी क्या होंगे? धनात्मक होंगे, और नीचे क्या होंगे? आपके सारे सारे ऋणात्मक होंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से हम कोई भी बिंदु स्टार्ट करते हैं, फिर इधर गए, फिर ऊपर जाने के बाद ऐसे जाने के बाद फिर नीचे चले गए, फिर ऐसे चले गए, फिर ऊपर जाने के बाद फिर ऐसे चले, यहाँ पर अगर आप पहुंच गए और ये पॉइंट यहाँ पर 1 दिया गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो ध्यान से देखो, आप ऊपर जाने के बजाय हम नीचे भी आ रहे हैं, यानी ऊपर तो जा रहे तो किस में हो रहा? धनात्मक में, और नीचे जा रहे तो किस में हो रहा? ऋणात्मक में हो रहा। तो ये सिर्फ होता है आपका विस्थापन के साथ में। आपकी जो दूरी होती है वो सिर्फ ऊपर ही मान सकते हैं, नीचे नहीं आती। और विस्थापन जो होता है ग्राफ पर जब देखते हैं तो आपका क्या होता है? नीचे तक भी उसको वेरी करता है। अगर नीचे तक भी आ रहा तो नीचे मान किस में हो जाएंगे? ऋणात्मक में हो जाते हैं। तो ये सिर्फ किसके साथ में होता है? विस्थापन के साथ में होता है। फिर नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है? जीरो दिया गया है। अब जीरो समझने में ध्यान से देखा, विस्थापन के लिए मैंने बोल दिया, विस्थापन के लिए मैंने अभी बताया कि अगर मान लीजिए एक बिंदु दिया गया है, हमने दूसरे बिंदु तक जाना है, उनके बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? विस्थापन बोल देते हैं। अभी देखिए, अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, इधर से आप ऊपर गए, इधर गए, घूम घाम के चाहे जहां भी गए और घूम घाम के यहीं पर फिर से वापस आ गए, तो आपका जो विस्थापन हुआ तो विस्थापन यहाँ पर क्या माना जाएगा? जीरो माना जाएगा। विस्थापन क्या माना जाएगा? जीरो माना जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर पहले बिंदु से स्टार्ट किया था, दूसरे बिंदु में यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम है ना? यानी कि प्रारंभिक बिंदु की बात करें जहां से मैंने स्टार्ट किया था, और जो अंतिम बिंदु है जहां पर मैंने अपनी यात्रा खत्म की है, वो दोनों बिंदु क्या है? एक ही है। यानी अगर दोनों के बीच का अंतर भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? वहां से शून्य आ जाएगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं कि दूरी की, तो दूरी जितनी डिस्टेंस में बाहर चल के आए हैं टेढ़ा मेढ़ा, वो सब पूरी अगर मार्ग की लंबाई जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगी? दूरी। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। आप एक परिभाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो
कुल दूरी होती है या कुल लंबाई होती है उसे हम दूरी कहते हैं, और जो न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। यदि एक पॉइंट अगला है कि यदि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम है तो विस्थापन 0 होगा, लेकिन वहां पर दूरी का कुछ ना कुछ परिमाण जरूर होगा। ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ धीरे से चाल पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा चाल पे। यहाँ पे अभी देखिएगा राशि की बात मैंने नहीं की, राशि बता देता हूँ। राशि में अगर देखें तो राशि देखिए यहाँ से कि अगर मान लीजिए यहाँ पे थे और यहाँ पे ये मतलब ये आपका क्या है प्रारंभिक बिंदु, ये आपका क्या है अंतिम बिंदु है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में आपकी क्या दिख रही है, एक सीधी सी लाइन दिख रही है, यानी कोई ना कोई एक आप दिशा दे सकते हैं। आप बोल सकते थे मान लीजिए दिशा मान लेते हैं तो इधर आपका क्या होता है पूरब होता है, तो यहाँ पे इधर क्या होता है आपका पश्चिम होता है, ऊपर क्या होता है उत्तर होता है, नीचे क्या होता है आपका दक्षिण होता है। तो आप कह सकते थे कि अगर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया है तो किधर गया है, वो पूर्व दिशा में गया है। किस दिशा में गया है, पूर्व दिशा में गया है। तो भैया जब पूर्व दिशा में चले हैं, दिशा मुझे क्या हो रही है यहाँ से क्लियर हो रही है। इसे राशि कैसी हो जाती है, इसमें क्या दी गई है दिशा के साथ में राशि है तो क्या हो जाती है सदिश राशि है। तो आपसे पूछा जाए कि दूरी कैसी राशि है तो अदिश है, लेकिन विस्थापन कैसी राशि है तो आपकी सदिश राशि है। लेकिन आप एक चीज बताइए, दूरी तो यहाँ भी कवर कर रहे थे यानी कुछ ना कुछ लंबाई, और यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं कि न्यूनतम दूरी यानी यहाँ भी कुछ ना कुछ लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका मीटर होता है, तो दूरी का मात्रक भी क्या था मीटर। इसी प्रकार से जो विस्थापन है उसका भी मात्रक क्या हो जाएगा आपका मीटर। विस्थापन का भी मात्रक क्या हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए आगे बढ़ते हैं चाल पर। अब चाल की बात अगर करें तो चाल हम कंसीडर करते हैं दूरी के हिसाब से, और वेग को कंसीडर करते हैं हम लोग विस्थापन के हिसाब से। ध्यान से देखिएगा, चाल को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्पीड, क्या बोलते हैं स्पीड, और वेग को क्या बोलते हैं वेलोसिटी। वेग को क्या बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। अब ध्यान से देखिएगा, चाल मैंने अभी बोला, चाल को किसके साथ में कंसीडर करते हैं दूरी के साथ में। यानी आप कह सकते हैं कि प्रति सेकंड में जितनी दूरी हम तय करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं चाल बोलते हैं। यानी प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं चाल बोलते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा कि सूत्र क्या बन जाएगा, तो प्रति सेकंड चल रहे हैं हम, ठीक है प्रति सेकंड चल रहे हैं। तो सेकंड अगर बात करें तो सेकंड क्या होता है, किसका मात्रक है सेकंड, समय का। सेकंड किसका मात्रक होता है समय का। यानी आप कह सकते हैं कि समय के साथ में कुछ भी दूरी तय करते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं आपकी चाल बोली जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, यानी इसका फार्मूला क्या बन जाएगा आपका सूत्र बनेगा दूरी बटे समय, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी कुछ समय में हम जितनी दूरी तय करते हैं, जिस किसी समय में जितनी भी दूरी तय करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं उस वस्तु की चाल बोलते हैं। मात्रक की बात अगर करूं तो दूरी का मात्रक मैंने अभी बताया था, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ से मीटर। नीचे आपका क्या दिएगा समय, समय का मात्रक क्या होता है आपका सेकंड। यानी अगर मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक क्या निकल के आ जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में निकल के आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पूछूं कि राशि कैसी है, अगर राशि की बात करूं तो समय आपकी कैसी राशि होती है, समय भी आपकी अदिश राशि होती है। समय आपकी कैसी राशि होती है अदिश राशि होती है। और अगर दूरी की बात करूं तो दूरी भी आपकी कैसी राशि है अदिश राशि है। अतः ये भी राशि पूरी पूरी कैसी हो जाती है आपकी अदिश राशि। यानी चाल की बात करेंगे तो चाल कैसी राशि है तो अदिश राशि, यानी दूरी अदिश है तो भी चाल क्या हो जाएगी वो भी अदिश राशि हो जाएगी। अब बात करता हूं मैं आगे वेग की। ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने विस्थापन की जब बात की थी तो विस्थापन राशि कैसी निकली थी सदिश राशि निकली थी। तो अगर विस्थापन सदिश राशि है तो वेग को हम विस्थापन के साथ कंसीडर करते हैं तो वेग भी कैसी राशि हो जाएगी, तो वेग भी आपकी सदिश राशि हो जाएगी। वेग कैसी राशि हो जाएगी सदिश राशि हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, वेग कैसी होगी तो सदिश राशि होगी। अगर मैं सूत्र की बात करता हूं तो सूत्र में जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा था ऊपर दूरी बटे समय, यानी किसी भी एक निश्चित समय में जितनी दूरी तय करते हैं उसे उस वस्तु की क्या बोलते हैं चाल बोलते हैं। इसी प्रकार से किसी भी निश्चित समय में जितना विस्थापन तय होता है उसे हम क्या बोलते हैं वेग बोलते हैं। यानी यहाँ पर सूत्र बनेगा आपका विस्थापन, ऊपर हो जाएगा विस्थापन और नीचे क्या हो जाएगा समय। यानी समय के साथ में जितना विस्थापन तय होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग वेग बोलते हैं। बात अगर मात्रक की करेंगे तो मात्रक में अगर विस्थापन है तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है आपका मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है आपका मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है आपका सेकंड होता है। यानी मात्रक हो जाएगा आपका इसका भी मीटर प्रति सेकंड। तो आपसे पूछा जा सकता है ये भी चीजें कि चाल का मात्रक और वेग का मात्रक दोनों सेम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और पूछा भी जा सकता है कि वेग का मात्रक क्या है तो भी क्या होगा मीटर प्रति सेकंड। दूरी का मात्रक पूछे तो मीटर, चाल का मात्रक पूछे तो मीटर प्रति सेकंड, विस्थापन का मात्रक पूछेंगे तो मीटर। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात यहाँ पर अगर हमने किया है आपकी चाल, फिर मैंने बात की है वेग। अब बात आती है त्वरण की कि त्वरण क्या होता है।
अब ध्यान से देखिएगा, त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं, बहुत आसान है, चीजें ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल होती है, तो मोटरसाइकिल में क्या लगा होता है? एक्सीलीटर। क्या लगा होता है? एक्सीलीटर। एक्सीलीटर का काम क्या होता है कि एक्सीलीटर का काम इतना है कि जितना ही आप उसे खींचेंगे उतनी ही गाड़ी हर समय में स्पीड बढ़ाती रहती है। यही तो होता है ना, यानी समय के साथ में उसकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि जो वेग परिवर्तन की दर है उसे ही क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी मैंने क्या बोला है कि अगर मान लो कि हम समय के साथ में उसका जो कान कहते हैं ना, मोटरसाइकिल का कान अगर हम खींच रहे हैं तो समय के साथ में जितना खींचेंगे तो वेग क्या हो जाता है? वहां पर बढ़ता जाता है। वेग क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, क्या बोल सकते हैं? वेग में परिवर्तन होता जाता है। किसके सापेक्ष होता है? तो समय के सापेक्ष होता है। यानी समय के सापेक्ष जो वेग परिवर्तन होता है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सूत्र बन के आएगा, तो सूत्र क्या बन जाएगा? वेग परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा? आपका समय। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी चीज को हम समय से भाग कर रहे हैं, किसी भी चीज को समय से भाग कर रहे हैं, तो वहां पर लिखा जाता है कि फार्मूला बन सकता है आपका वेग परिवर्तन की दर। सॉरी, फार्मूला नहीं, आपकी परिभाषा है ना, वेग परिवर्तन की दर। अब दर कहीं भी मिल जाए तो दर का मतलब क्या होता है कि दर का मतलब है किसी भी एक निश्चित समय में कितना काम हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? हम दर बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर दर लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ है? उस राशि को समय से भाग किया गया है, या फिर समय से भाग किया गया है तो उसे क्या लिख सकते हैं? दर। तो परिभाषा क्या बन गई कि वेग परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं हम लोग? त्वरण बोलते हैं। बात अगर मात्रा की करूं तो वेग परिवर्तन, अब वेग परिवर्तन हो रहा तो होगा तो भैया वेग ही ना, वेग में परिवर्तन होगा तो मान तो वेग का ही रहेगा। तो वेग का मात्रक क्या होता है? तो वेग का मात्रक अभी मैंने निकाला है मीटर प्रति सेकंड, यानी वेग परिवर्तन की जगह पर आप लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। और नीचे क्या लिखा? समय। तो समय का मात्रक भी क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड और सेकंड का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो मात्रक क्या निकल के आएगा आपका? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। मात्रक क्या निकल के आएगा आपका? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिएगा, मात्रक क्या निकलेगा? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर मात्रक आपका हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर एक चीज और कि डिफरेंस क्या होता है त्वरण और मंदन के बीच में। त्वरण और मंदन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि अगर मान लीजिए समय के साथ में वेग में वृद्धि हो रही है, समय के साथ में वेग में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। लेकिन अगर समय के साथ में वेग में क्या हो रही? कमी हो रही, तो उसे क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वेग में कमी, ठीक, और किसके सापेक्ष? तो आपका समय के सापेक्ष। बस ध्यान ये रखना है कि त्वरण क्या होता है? तो समय के साथ में क्या होता है? वेग परिवर्तन की जो वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं? हम त्वरण बोलते हैं। और समय के साथ में जब वेग में कमी आती है तो उसे क्या बोलते हैं? मंदन। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर त्वरण है मतलब त्वरित है यानी बढ़ रही होगी, यहाँ पे मंदन है, मंद का मतलब होता है धीमे, यानी वहां पर क्या हो रहा है? धीमे हो रहा है। यानी यहाँ पर वेग में वृद्धि होगी और यहाँ पर वेग में कमी होगी। अब ध्यान से देखिएगा, अगला यहाँ पे लिखा है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। वृत्तीय गति का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी चीज अगर मान लीजिए वृत्तीय मार्ग पर क्या करे? गति कर रही हो, कोई भी वस्तु या फिर कोई भी कण कह सकते हैं, कहाँ गति कर रही हो? तो आपकी वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही हो। ध्यान से देखिए, जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपका वृत्त का केंद्र हो गया। अभी मान लीजिए आप डोरी है, डोरी में क्या बांध ले? पत्थर बांध ले और उसको ऐसे ऐसे घुमाने लगे, तो अगर आप घुमाएंगे तो आपका जो हाथ होगा वही क्या बन जाएगा? केंद्र बन जाएगा। और उसके चारों ओर वो क्या करने लगे? तो पिंड गति करने लगेगा, यानी चारों तरफ क्या करेगा? वहां से वो घूमने लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यानी अगर मैं बात करूं तो ये है क्या? तो इसको आप लोग बोलेंगे वृत्त। क्या बोलेंगे? वृत्त। यानी कह सकते हैं जब कोई वस्तु किसी भी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उस वस्तु की गति को ही क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा कि जब कोई वस्तु किसी भी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उस वस्तु की गति ही वृत्तीय गति कहलाती है। अगर वहीं पर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी गति एक समान हो जाए, ठीक है, अगर कोई भी गति क्या हो जाए? एक समान हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि एक समान वृत्तीय गति, यानी उसकी जो गति है वो क्या हो जाए? नियत हो जाए, एक समान हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक समान वृत्तीय गति बोलते हैं। इतना भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सी बातें। अभी वृत्तीय गति मैंने आज आपको थोड़ा सा बताया है, अगले पार्ट में हम लोग अभिकेंद्र बल, ठीक है, और अपकेंद्र बल के बारे में जानेंगे।
अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप देख लीजिएगा यहाँ पर घनत्व लिखा है। घनत्व के मात्रक की बात मैं बाद में करूंगा, घनत्व के सूत्र की बात करता हूं। तो घनत्व का सूत्र आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे में क्या होता है आपका आयतन। घनत्व को लिखते हैं भैया हम डेंसिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, डेंसिटी। तो डेंसिटी का हम ले लेते हैं डी। डी बराबर फॉर्मूला होता है एम बटे वी। डी बराबर क्या होता है एम बटे वी। यहाँ पर डी क्या है आपका, तो घनत्व को दिखा रहा है। एम क्या है आपका, तो द्रव्यमान को दिखा रहा है। और वी क्या है आपका, आयतन को दिखा रहा है। थोड़ा सा मैं टर्म समझने की बात करता हूँ घनत्व की। घनत्व का टर्म थोड़ा कहीं ना कहीं आपका मिला, जैसे घना। घनत्व का मतलब क्या हो रहा है आपका, घना घना। यानी घना घना होगा तो आयतन क्या हो जाएगा वहां पर, कम। आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए अभी रुई की बात मैं कर लूं, ठीक है। किसी एक डब्बे में आप भर के रखे हैं और उस डब्बे में रुई ऊपर तक भरी हुई है, तो अभी उसका आयतन क्या है, ज्यादा है, यानी उसका घनत्व क्या है, कम। यानी रुई आपने उसको दबा दबा के नहीं, आपने उसको ऐसे ही रख दिया है और वो पूरे डब्बे में आ गई है। लेकिन अभी आपको क्या कर दिया, डब्बा कह देंगे आधा कर दिया जाए, तो अब रुई को क्या करेंगे, उसको दबा दबा के उसके अंदर क्या कर देंगे, भर देंगे। यानी अब क्या होगा कि अब आयतन क्या होगा वहां पर, कम। आयतन का मतलब अगर नहीं समझते तो आयतन ध्यान से सुन लीजिएगा कि आयतन का मतलब होता है किसी भी बंद आकृति के अंदर कितनी जगह है वही उसकी क्या कहलाती है, आयतन कहलाता है। यानी किसी भी बंद आकृति के अंदर अगर मान लीजिए कोई भी जितनी भी जगह है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आयतन बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझ आ रही है कि आयतन जितना ज्यादा होगा घनत्व तो क्या होगा उतना ही कम होगा। और आयतन जब हम घटा देते हैं तो घनत्व तो क्या हो जाता है, ज्यादा। यानी रुई पहले घनी घनी नहीं रखी थी, लेकिन जब वहां पे जगह कम हो गई यानी आयतन कम हो गया, तो रुई हमने क्या कर दिया, दबा दबा के भर दिया, तो घनी घनी हो जाएगी, उसमें जगह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जगह कम होने का मतलब क्या है कि आयतन कम हो गया, तो उसमें घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि द्रव्यमान चेंज नहीं होता। अब यहीं पर बात आती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण में जो वहां पर आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। वहां पर द्रव्यमान और यहाँ पर द्रव्यमान दोनों जगह क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन भार क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो द्रव्यमान नहीं बदलता है, लेकिन यहाँ पर क्या बदल जाएगा, आपका आयतन और घनत्व बदलते रहते हैं। अब देखिएगा मैं मात्रक की बात करूं तो द्रव्यमान का मात्रक आपका क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपका, किलोग्राम। और आयतन का मात्रक होता है आपका मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जितनी जल्दी सब्सक्राइबर आप मेरे पूरे हो जाएंगे 1000, उसके बाद मैं आप लोगों को लाइव क्लास लेने की कोशिश करूंगा। लाइव क्लास में पढ़ाने का आप लोग आनंद उठा पाएंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।